हेलो दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 5 में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और उसको एक्सप्लोर किया था, वो भी डीप डाइव के संग। और आज का लेक्चर में हम और एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं नंबर थ्योरी के, जिसका नाम है विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, जो प्राइम नंबर और मॉड्यूलस अर्थमेटिक के बीच एक खूबसूरत सा कनेक्शन बनाता है। मेरा नाम है आकाश और मैं यहाँ पे सिखाता हूँ टफ से टफ सवाल को कैसे चुटकियों में सॉल्व करें। सबसे पहले हम करते हैं होमवर्क क्वेश्चन का। हमने होमवर्क क्वेश्चन ये दिया था, इसका आपने तो सॉल्व किया ही होगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में इसको इस टाइप के बहुत सवाल भी कराए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा 63। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट में पूछना, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी हम स्टार्ट करते बिना किसी देरी के विल्सन रिमाइंडर थ्योरम को। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम पूरा फैक्टोरियल पे बेस करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 23 फैक्टोरियल, तो क्या आपका आंसर होगा? और अगर आपसे ये इसका अपोजिट पूछा जाए 23 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 22 फैक्टोरियल, आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है ना, हाँ, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है तो पूरा न्यूमरेटर ही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 22 फैक्टोरियल ही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग 9/10 करते हैं तो पूरा 9 आ जाता है आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है। और इसका जस्ट अपोजिट हुआ तो इसका तो आंसर 0 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 22 फैक्टोरियल है ना, ये 22 फैक्टोरियल तो पूरा ही कट जाएगा, तो आंसर 0 आएगा। अच्छा, अब विल्सन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर p-1 का फैक्टोरियल हो न्यूमरेटर में और डिवाइड बाय p हो, तो इसका आंसर आता है -1। और अगर p-2 का फैक्टोरियल हो और नीचे हो p, तब हमारा आता है 1 + 1 और इधर आता है -1। और ये दोनों केस में वेयर p इज प्राइम नंबर, p इज प्राइम नंबर। ओके, तो चलो इसका एक बार टेस्ट करके देखते हैं। और टेस्ट हमेशा छोटा नंबर के संग किया जाता है। तो फिर हम लोग अगर 7 लेके देखें, 7 प्राइम नंबर है, तो अगर ऊपर लिखे हम लोग 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7, ये पहला वाला केस हो गया। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। अगर हम लोग इसका रिमाइंडर निकाले, ये रिमाइंडर निकाला जा रहा है ना, अगर हम लोग इसका रिमाइंडर निकाले तो 720 डिवाइड बाई 7, और 700 आता है 7 के टेबल में, और 21 आता है, तो इसका आ गया -1 और 6। हाँ ठीक है। और सेकंड वाले केस का एग्जांपल देखें तो ये एग्जांपल फॉर केस 1। और अगर हम सेकंड वाले केस का एग्जांपल देखें तो मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 यही होगा, और 5 फैक्टोरियल होता है 120 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर चाहिए हम लोग को, और 7 के टेबल में 119 आता है, तो मतलब रिमाइंडर हो गया 1। समझ आया? अब इसके बेसिक पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो। अब हम लोग को दिया 32 फैक्टोरियल बाई 33। अब तो इसको हम लोग डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। ये 32 और 33 के बीच में 1 का फ़र्क है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा -1। और अगर दिया 55 फैक्टोरियल बाई 57, इसका हो जाएगा +1। और इस केस में हम लोग ये भी लिख सकते हैं 32, दोनों ही राइट होगा। अब अगर क्वेश्चन में दिया गया है 57
फैक्टोरियल बाय 54 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 57 और 54 के बीच में तो 3 का डिफरेंस हो रहा है और हम लोग को तो 1 और 2 के बारे में पता है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 54 फैक्टोरियल अगर हम लोग करें डिवाइड बाय 57 और इंटू कर दे, इसमें हम लोग एक बार 55 इंटू करें तो 55 और 57 ये 55 फैक्टोरियल बाय 57 हुआ। अगर इसका रिमाइंडर हम लोग निकाले तो हम लोग का इसका रिमाइंडर हम लोग पता है 1 होगा, ठीक है। और 1 और 56 माइनस 56 कुछ भी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 1 और माइनस 56, एक मिनट, 1 और माइनस 56 और 55 का फैक्टोरियल क्या होता है, 55 डिवाइड बाई ये, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 55 से डिवाइड करने के बाद 55 तो इसका आएगा रिमाइंडर -2 रिमाइंडर आएगा अगर 57 से डिवाइड करेंगे तो। और अब हम लोग -2 को अगर साइड चेंज करें तो ये हो गया 54 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 57 रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -1 और -56 लिखा था ना, हाँ 1 और -56 और डिवाइड बाय -2। तो अब तो हम लोग देखेंगे कि ये किसके दोनों में से किसके संग डिवाइड हो जा रहा है। तो -56 के संग आसानी से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग वो ले लेते हैं। तो -56 को लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 56 कटेगा कितनी बार में, 28 बार में। तो 28, तो आंसर हम लोग का हो गया 28, मतलब इसका आंसर होगा 28। समझ आया। और एक क्वेश्चन करते चलो इसके बेसिक पे। अब हम लोग को देखो इसमें भी डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 28 और 31 के बीच में 3 का डिफरेंस दिया हुआ है। अब हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पर हम लोग इसका तो वैल्यू हम लोग को पता है 28 फैक्टोरियल इंटू 29 कर दे और डिवाइड बाय 31 कर दे और इसका रिमाइंडर निकाले तो ये हो गया 29 फैक्टोरियल बाय 31, 2 का डिफरेंस हो रहा है तो आंसर हम लोग पता है 1 होगा। और -30 दोनों पॉसिबल है। और अब हम लोग इसका सॉल्व करें तो इसका आएगा ये 29 डिवाइड बाई 31, रिमाइंडर क्या आ रहा है -2, रिमाइंडर यही आ रहा है। तो अब हम लोग को अब हम लोग इसको कर सकते हैं 28 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 31, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा अपन लोग का, आ जाएगा -30 को लेंगे क्योंकि ये पूरा डिवाइड कर देगा, डिवाइड बाई -2, ये माइनस माइनस कैंसल, आंसर आ गया 15। तो इसका आंसर क्या आ गया 15। तो अब हम लोग इसको अगर जनरलाइज करने की कोशिश करें, p-3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय p, और अगर इसका रिमाइंडर पूछा गया हो तो क्या होगा। देखो अगर पिछले वाले में अगर हम लोग देखें, पेज नंबर 2, हाँ पिछले वाले देखो क्वेश्चन में था 54 बाई 57 का रिमाइंडर निकालना था और आंसर आया था 28। तो इसका कैसे आया 57, इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो कर सकते हैं 57 -1 डिवाइड बाई 2, यही ना आ रहा 56/2 होता है। और अगर हम लोग इसके बाद वाले में भी यही लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो लग रहा है, हाँ देखो 31 -1 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2 15 होता है और आंसर 15 है। एक मिनट, ये 15 को सही से कर दे, आंसर 15 है, हो रहा है। तो मतलब हो जाएगा हम लोग का आंसर हो रहा है जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर -1 डिवाइड बाई 2, ये हम लोग का हो रहा है जनरल फार्मूला। p-1 के लिए मिल गया, p-2 के लिए मिल गया, p-3 के लिए भी मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखें तो 27 फैक्टोरियल बाई 31, डिफरेंस कितना आ रहा है 7, और 27 और 31 के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी तक तो हम लोग 3 का डिफरेंस के लिए पढ़े थे, तो हम लोग सेम अप्रोच फॉलो करेंगे जैसे हम लोग
2 और 3 के बीच में किए थे, तो हम लोग इसको नहीं निकाल सकते, पर 27 फैक्टोरियल इंटू 28 डिवाइड बाई 31, और इसका रिमाइंडर तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। इसका रिमाइंडर हम लोग का क्या आएगा, 31 माइनस 1 और डिवाइड बाई 2, तो इक्वल्स टू 15। और हम लोग नेगेटिव वाला भी लिख लेते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज़ करेंगे, और -16, यही ना होगा। 15 माइनस 31 माइनस 15, 15 माइनस 31 इज इक्वल्स टू -16। तो ये दोनों हम लोग का आया रिमाइंडर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब अगर हम लोग ये दोनों का बीच का ये देखें, मतलब रिमाइंडर 28/31 का रिमाइंडर क्या आएगा, 3 -3। 28 को डिवाइड करेंगे 31 से तो -3 रिमाइंडर आया। तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में ये लिख सकते हैं 27 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 31, और इसका रिमाइंडर निकाले तो हम लोग का आएगा। तो हम लोग अब यूज़ करेंगे, देखो 16 डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम लोग 15 का यूज़ कर लेते हैं। 15 डिवाइड बाई -3, तो आ गया -5, और -5 तो नेगेटिव रिमाइंडर है, तो 31 में -5 ऐड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 25 26 ही आएगा ना, हाँ 26। तो हम लोग का या तो आंसर हो गया 26 और -5, तो इसका आंसर हो गया 26 और -5। तो आपको विल्सन रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ लेते हैं, वो है रिवर्स रूलर थ्योरम। अब देखो, अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाए, हम लोग को अगर क्वेश्चन दिया जाए 50 टू द पावर 53 डिवाइड बाई 53, और हम लोग से रिमाइंडर पूछा जाए, तो हम लोग तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें रूलर थ्योरम लगाए तो हम लोग का आएगा 50 डिवाइड बाई 53, इसका रिमाइंडर, और फिर जाके इसके पावर में 53 डिवाइड बाय रूलर नंबर ऑफ 53 इज इक्वल टू 52, और इसका रिमाइंडर चाहिए। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 53, इसका रिमाइंडर तो 50 ही आया, और 53 डिवाइड बाई 52 रिमाइंडर 1, तो मतलब हम लोग का आ गया इसका 50। और अब अगर अगला सवाल में आपको पूछा जाए 50 डिवाइड बाई 52 और फिर 53, इसका रिमाइंडर पूछा जाए, तो इसका रिमाइंडर तो और भी आसान है, 50 डिवाइड बाई 53 इसका रिमाइंडर, और फिर जाके ये हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 52, क्योंकि ई ऑफ 53 रूलर नंबर ऑफ 53 होता है 52, इसका रिमाइंडर तो हो जाएगा 50 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। और तीसरे में अगर अब क्वेश्चन दे दिया जाए 50 टू द पावर 51 डिवाइड बाई 53, और इसका रिमाइंडर पूछा है, तो अब आप क्या करेंगे, जहाँ पे पावर इज लेस देन रूलर नंबर ऑफ डिनोमिनेटर का रूलर नंबर से पावर कम हो, तब हम लोग क्या करेंगे। देखो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को दिया गया है 50 रेज टू पावर 51 डिवाइड बाई 53, और अपन लोग को इसका रिमाइंडर निकालना है। तो हम लोग इसका रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, पर हम लोग को इसका रिमाइंडर तो पता है 50 रेज टू पावर 52 डिवाइड बाई 53, इसका रिमाइंडर हम लोग का क्या है, हम लोग अभी निकाले ही थे, इसका रिमाइंडर हम लोग का है 1। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 रेज टू पावर 51। सेम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग पहले विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में फॉलो कर रहे थे, वैसा ही अप्रोच हम लोग इसमें ही फॉलो कर रहे हैं। इंटू 50
डिवाइड बाय 53 और रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 जो रिमाइंडर आया हम लोग का, 1 मिनट इसको स्ट्रेट से जो ये 1 हम लोग का आया, तो ये 1 रिमाइंडर आया, ये किस फॉर्म में आया? जब भी ये तो मतलब अ नंबर डिवाइड बाय 53 गिव द रिमाइंडर 1, तो इसका फॉर्म, रिमाइंडर का फॉर्म क्या होगा? रिमाइंडर का फॉर्म आया 53 के प्लस 1। और फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द के, वी गेट द रिमाइंडर ऑफ 1। यही ना होगा? और अब हम लोग अगर हम लोग 50 को 53 डिवाइड करें तो हम लोग का रिमाइंडर आ रहा है -3। और अगर -3 को हम लोग अपोजिट साइड भेज दे तो हम लोग का क्या आ रहा है? 50, इधर में बच रहा है 50 टू द पावर 51 डिवाइड बाई 53, और इसका रिमाइंडर हम लोग का आ जा रहा है 53 के प्लस 1 बाई -3, ये आ रहा है। अब रिमाइंडर तो हमेशा फ्रैक्शन में, कई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो रिमाइंडर के लिए हम लोग को ये वाला नंबर इज इक्वल्स टू फॉर दी, हम लोग को ये वैल्यू ऑफ के निकालना है कि ऐसा वैल्यू ऑफ के निकालना है जिसमें ये फ्रैक्शन में ना आए, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ के, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। तो जीरो में अगर देखेंगे हम लोग, के इक्वल टू जीरो पुट करें तो 1 बाय -3 फ्रैक्शन में आ रहा है। के को हम लोग 1 पुट करें तो फिर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। फॉर के इक्वल्स टू 1 हम लोग को ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। फॉर के इक्वल्स टू 1 क्या आ रहा है? इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको इधर में सॉल्व करें, फॉर के इक्वल्स टू 1 हम लोग आ रहा है, देखो 54 बाई -3 इज इक्वल्स टू -18। तो हम लोग रिमाइंडर इसका आ गया -18, और -18 और -18 प्लस 53 हो गया हम लोग का 35। दोनों ही हम लोग का आंसर है, तो इसका आंसर हम लोग ये आया। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं रिवर्स रूलर थ्योरम। तो इसके बेसिक पे जनरली सवाल तो पूछा जाता नहीं है, पर तब भी हम लोग सीख के रखते, बाई चांस पूछ लिया तो हम लोग को रिस्क नहीं लेने का है। तो एक और सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, इसको घर पे ट्राई करना। रिवर्स रूलर थ्योरम के कंसेप्ट पे है। 7 टू द पावर 99 डिवाइड बाई 101, इसका रिमाइंडर चाहिए, इसको सॉल्व करना। तो कुछ और होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं जिससे आपको विल्सन थ्योरम में और भी क्लैरिटी होगी। ये सब सवाल, ये होमवर्क क्वेश्चन है 3, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे ज़रूर ट्राई करके आना। ओके, तो आज की क्लास में विल्सन थ्योरम तो अब क्लियर हो ही गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में और कुछ नया कॉन्सेप्ट और थ्योरम के संग। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और सीखते रहो। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।